नमस्कार। हमारे देश में हम सब जानते हैं कि संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है और यह व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। अपने अनुभवों के आधार पर हमने इसे एक अपना स्वरूप प्रदान किया है। यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं और उनके पास संविधान के अनुसार कुछ शक्तियाँ हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ जो हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। तो इस संसदीय व्यवस्था में जो राष्ट्रपति की स्थिति है वह हमेशा से ही कुछ हद तक विवादों का विषय रही है। आमतौर पर इस पर सहमति रही है कि राष्ट्रपति जो हैं वो प्रतीकात्मक रूप से राज्य के अध्यक्ष हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के पास होती है। जब मैं विवादों का जिक्र कर रहा हूँ तो उस संदर्भ में मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचारों का भी उल्लेख करना चाहूँगा। जब वो देश के राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति देश के बने थे, तो 1950 के दशक के आरंभ में उन्होंने यह कहा था कि असल में हमारे देश में जो राष्ट्रपति की स्थिति है उसे हम ब्रिटेन के क्राउन या मतलब वहाँ के राजा या रानी की स्थिति से उसको तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव होता है, राष्ट्रपति को बाकायदा हटाया जा सकता है। इसलिए डॉक्टर प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया कि जो राष्ट्रपति है उसकी भूमिका को थोड़े अलग तरीके से परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो MC सीतलवाड़ उनसे मिले थे, जो कि एक प्रसिद्ध कानूनविद थे और उस समय महान्यायवादी थे, और उन्होंने डॉक्टर प्रसाद से यह कहा कि राष्ट्रपति की जो पूरी भूमिका है वह संविधान के अनुसार काफ़ी हद तक एक सेरेमोनियल, जिसे हम कह सकते हैं प्रतीकात्मक है, वही है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह अपने व्यवहार से या किसी मंत्री को परामर्श देकर अपनी बातों को मनवाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर वह किसी मंत्री को या प्रधानमंत्री को किसी मुद्दे पर कोई परामर्श देता है और अगर प्रधानमंत्री या कोई मंत्री उनके परामर्श को नहीं मानता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को वही करना होगा जो कि कैबिनेट या प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है। तो इस लिहाज से राजेंद्र प्रसाद के सामने यह स्थिति साफ की गई कि जो राष्ट्रपति हैं वो अपने कद के आधार पर कुछ मुद्दों को लेकर सुझाव दे सकते हैं। अगर हम उनके बाद के भारत में राष्ट्रपति की स्थिति और उनकी भूमिका को देखें तो हम यह पाएंगे कि हमारे देश में अलग अलग तरीके के राष्ट्रपति हुए हैं। कुछ राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनके राष्ट्रपति होने का एहसास आमतौर पर लोगों को ही नहीं हुआ। वो सिर्फ 26 जनवरी को या 15 अगस्त को या कोई अगर विदेश से व्यक्ति या राज्याध्यक्ष आते थे तभी दिखते थे, और वो एक ख़ास तरीके से सीमित भूमिका तक अपने आप को सिमटा कर रखते थे। आज मैं एक ऐसी पुस्तक की चर्चा करने वाला हूं जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लिखी है, और यह पुस्तक जिसका शीर्षक है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 टू 2017 और रूपा प्रकाशन के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। तो यह जो पुस्तक है वह राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी के अनुभवों को बयां करती है। अलग अलग विषय जो उनके समय में उभर कर सामने आए उस पर प्रणब मुखर्जी अपनी राय खुलकर रखते हैं। प्रणब मुखर्जी के साथ एक जो खासियत जुड़ी हुई थी वह यह कि वो एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका कि बहुत लंबा और सक्रिय राजनीतिक जीवन रहा था। दूसरी जो खास बात थी वो ये कि उनके राष्ट्रपति बने रहने के दौरान दो अलग अलग विचारधाराओं के प्रधानमंत्री सत्ता में आए। शुरुआत में 12 से लेकर 14 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, और उसके बाद 14 से लेकर 17 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में थे जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे। तो प्रणब मुखर्जी ने अलग अलग विषयों पर जो बातें रखी हैं उससे एक जो छवि प्रणब मुखर्जी के सामने आती है वह यह कि वह एक संविधानवादी राष्ट्रपति के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। प्रणब मुखर्जी इस बात पर जोर देते हैं कि जो संविधान ने भूमिका तय की है उसी के अंतर्गत रहते हुए राष्ट्रपति को काम करना चाहिए, और इस रूप में जब वो अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे थे तो उन्होंने बार बार कार्यपालिका के कार्यों में दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं समझी। बहरहाल मैं कुछ मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहूँगा जो प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में कही है। प्रणब मुखर्जी की जो ये पुस्तक आई है उसमें
उनके कुछ विचारों की मीडिया में काफ़ी चर्चा रही। यह बार बार कहा गया कि प्रणब मुखर्जी ने अपनी इस पुस्तक में सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की आलोचना की है, और यह बात काफ़ी हद तक सच भी है। और वो इस बात को सामने रखते हैं कि सोनिया गांधी पार्टी को ठीक तरीके से संभाल नहीं पाई, गठबंधन के सदस्यों को जोड़कर नहीं रख पाई। मज़ेदार बात यह है कि प्रणब मुखर्जी इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि कांग्रेस के कुछ सदस्य यह मानते थे कि यदि उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाता 2009 में तो पार्टी की ऐसी दुर्गति नहीं होती। और उसके बाद प्रणब मुखर्जी लिखते हैं कि वे इस तरह के विचारों को स्वीकार नहीं करते। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रणब मुखर्जी के मन में जो एक टीस थी कि उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, वह टीस इस तरीके के विचारों को लिखने के माध्यम से सामने आती है। प्रणब मुखर्जी के समय में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 बड़े फैसले किए। एक, उसने जीएसटी को लागू किया, और दूसरा फैसला जो आर्थिक स्तर पर था, डिमोनेटाइजेशन को लागू करना। प्रणब मुखर्जी डिमोनेटाइजेशन के बारे में यह बताते हैं कि 1970 के दशक के आरंभ में उन्होंने भी इंदिरा गांधी को डिमोनेटाइजेशन करने का सुझाव दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वह अभी भी काफ़ी हद तक, जिसे हम अनौपचारिक क्षेत्र बोल सकते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर, उस पर आधारित है, और किसी भी तरह की नोटबंदी ऐसी अर्थव्यवस्था को नीचे की ओर ले जाएगी। प्रणब मुखर्जी यह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी का फैसला काफ़ी बोल्ड था, और इस बोल्ड फैसले के द्वारा नरेंद्र मोदी ने यह दिखाया कि वो कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे कि देश में जो समस्याएं हैं, खासतौर पर भ्रष्टाचार की समस्या, उससे लड़ा जा सकता है। लेकिन मुखर्जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो नोटबंदी के दूरगामी परिणाम हैं वो तो शायद भविष्य के गर्त में हैं, लेकिन मोटे तौर पर सरकार ने जो लक्ष्य बताए थे, मिसाल के तौर पर सरकार ने कहा था कि काला धन वापस आ जाएगा, सरकार ने ये कहा था कि आतंकवाद पर रोक लग जाएगी, तो इस तरीके की जो लक्ष्य थे उसे पाने में सफलता नहीं मिली। इसे खुद प्रणब मुखर्जी भी स्वीकार करते हैं। एक जो खास बात है जीएसटी के बारे में वो ये कि जीएसटी को प्रणब मुखर्जी एक प्रगतिशील कदम मानते हैं, और वो खुद वित्त मंत्री के रूप में इसे लागू करने, इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने अपने राष्ट्रपति के रूप में अपना आखिरी दिन जीएसटी के से संबंधित संबोधन देते हुए ही गुजारा। तो इस लिहाज से वो एक प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। हालांकि वो यह भी कहते हैं कि एक अच्छा कदम होने के बावजूद इसका सकारात्मक दूरगामी परिणाम क्या होगा, यह अभी भविष्य के गर्त में है। प्रणब मुखर्जी का जो पूरा कार्यकाल था उसमें एक बड़ी अजीब सी बात रही, और वह यह कि उन्होंने बहुत सारे जो मर्सी पिटीशंस थे उसको रिजेक्ट किया। तकरीबन 30 मर्सी पिटीशंस को उन्होंने नकारा, और इसके कारण से कई सारे लोगों को फांसी हुई। प्रणब मुखर्जी यह कहते हैं कि उन्हें ऐसा करते हुए एक तरीके का दुख जरूर हुआ कि वो उनके फैसले के कारण किसी व्यक्ति की ज़िंदगी जा रही है, लेकिन उनका यह कहना था कि चूंकि एक पूरी प्रक्रिया से गुजरते हुए ये फाइल उनके पास आई थी, और उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि हर स्तर पर न्यायालय ने यह फैसला लिया हो कि संबंधित व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। तो जब यह स्थिति आई तभी उन्होंने मर्सी पिटीशंस को रिजेक्ट किया, और उन्होंने यह कहा कि चूंकि मर्सी पिटीशंस की व्यवस्था हमारे कानून में है, तो जब तक यह व्यवस्था है तब तक किसी न किसी को इस तरीके के निर्णय लेने पड़ेंगे, और इसका कोई मतलब नहीं है कि हम फाइल को लटका कर रखें। और वो ये कहते हैं कि चूंकि मैं फैसला लेने में भरोसा करता हूँ, इसलिए मैंने इस तरीके के कदम उठाएं। प्रणब मुखर्जी न्यायपालिका की भूमिका के बारे में भी काफ़ी साफ तौर पर विचार रखते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो पूरा कॉलेजियम सिस्टम था और उसके बाद जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 था, जिसे कि न्यायपालिका ने खारिज किया, इन दोनों के बारे में ही प्रणब मुखर्जी न्यायपालिका की भूमिका को प्रश्नांकित करते हैं, उस पर सवाल खड़े करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कभी भी हमेशा से संविधान में नहीं था, और इसे सीधे तौर पर न्यायालय ने अपने हिसाब से विकसित किया है, और इसका नतीजा यह हुआ है कि बहुत सारे अदालतों में पद खाली हैं।
दूसरे स्तर पर वो यह बोलते हैं कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट था वह एक प्रगतिशील कदम था और न्यायालय के द्वारा इसे खारिज किया जाना सही नहीं माना जा सकता है। प्रणब मुखर्जी एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं और उनका यह कहना है कि हमारे देश में जो संसद है और जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि कार्यपालिका है उसकी एक भूमिका है और न्यायपालिका की भी अपनी भूमिका है। मुखर्जी का कहना है कि अगर कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं यानी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और जो जुडिशरी के सदस्य होते हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अलग अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, अगर उनके बीच में ज़्यादा संवाद हो तो बहुत सारी जो समस्याएं, बहुत सारे जो भ्रम निर्मित होते हैं न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में, उन्हें सुलझाया जा सकता है। ये अपने आप में एक ऐसा सुझाव है जिसे हम आउट ऑफ द बॉक्स भी मान सकते हैं और विवादास्पद भी मान सकते हैं। एक और बात जो प्रणब मुखर्जी के समय में हुई थी उनके कार्यकाल के दौरान, वह यह थी कि 2 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, अरुणाचल प्रदेश में 2015 में और 2016 में उत्तराखंड में। दोनों ही मामलों में प्रणब मुखर्जी ने एक तरीके से सरकार की अनुशंसा को स्वीकार कर लिया। प्रणब मुखर्जी ये लिखते हैं कि खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश के मामले में उन्होंने राज्यपाल की भूमिका के बारे में गृह मंत्री से एक तरीके से नाखुशी जाहिर की थी, लेकिन सीधे तौर पर प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के रूप में इन प्रस्तावों को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजा। उनका तर्क यह है कि अगर मैं ऐसा करता तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, सरकार फिर से मेरे पास राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव को भेजती और मुझे उसे स्वीकार करना पड़ता। तो वो ये कह रहे हैं कि इससे बेकार में अखबारों में चर्चा होती, तो मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन यह एक अलग प्रश्न है कि चूंकि वो एक संविधानवादी राष्ट्रपति थे तो वो ऐसा कर सकते थे क्योंकि संविधान के द्वारा ही उन्हें यह अधिकार दिया गया है। बहरहाल जो प्रणब मुखर्जी की पूरी किताब है उसमें वो बहुत विस्तार से यह बताते हैं कि किस तरीके से जो विदेशों से संबंध थे उसे सुधारने के लिए एक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने प्रयास किया। वे ज़्यादा जोर इस बात पर देते हैं और वो ये चाहते हैं कि उन्हें इस रूप में याद रखा जाए कि वो एक जनता के राष्ट्रपति थे। उन्होंने इस पुस्तक में बताया है कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए खोला, राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले लोगों के कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए और बहुत से ऐसे दस्तावेजों को संकलित और संग्रहित कराने का काम किया जिससे राष्ट्रपति भवन का इतिहास ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने आ सके। निश्चित रूप से यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे हम सबको पढ़ना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में काम करने वाले एक अद्भुत अनुभव वाले राजनीतिज्ञ की यह एक तरीके से संस्मरण यात्रा है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो प्रणब मुखर्जी हैं वो अपनी पुस्तक के माध्यम से ही राष्ट्रपति के रूप में अपनी कमजोरियों को सामने ला देते हैं। मिसाल के तौर पर वो इस बात का कोई तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, ठोस तर्क प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं कि आखिर उन्होंने जो राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा थी उस फाइल को फिर से पुनर्विचार के लिए कैबिनेट के पास क्यों नहीं भेजा। के.आर. नारायणन एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस तरीके के फैसले किए और इससे कई बार जो केंद्र सरकार थी उसके निर्णयों पर या उसके मनमाने निर्णयों पर रोक भी लगी थी, लेकिन प्रणब मुखर्जी ऐसा नहीं करते हैं। दूसरे स्तर पर प्रणब मुखर्जी जिस तरीके से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं वह भी अपने आप में बहुत आकर्षक विचार नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह एक इतनी महीन रेखा है कि कब कार्यपालिका न्यायपालिका पर अनुचित रूप से प्रभाव डालने लगे कहा नहीं जा सकता। और निश्चित रूप से हाल फिलहाल के दौर में, हाल के वर्षों में हम इस तरीके के घटनाक्रम को देख सकते हैं। तीसरे स्तर पर राष्ट्रपति के रूप में जो पूरा कार्यकाल था प्रणब मुखर्जी का, उसमें बहुत तरह की बातें हुई। मिसाल के तौर पर जो हिंसा हुई धर्म के नाम पर, इन सभी मामलों में आम तौर पर प्रणब मुखर्जी ने खामोशी अख्तियार की। उन्होंने किसी संबोधन में इस तरह की बातों को सामने नहीं रखा, हालांकि वो ऐसा कर सकते थे। उनके किसी लेक्चर में, उनके किसी संबोधन में इस तरह की बातों को आने से प्रधानमंत्री पर या केंद्र सरकार पर एक दबाव पड़ सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रणब मुखर्जी हैं वो मनमोहन सिंह सरकार की आलोचना करते हैं
और वो यह मानते हैं कि वह सरकार बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन इसके साथ ही वो इस बात की को लेकर भी काफ़ी सजग हैं कि कहीं से भी उनकी छवि ऐसे ना बने कि वो एक कांग्रेस किसी चुने हुए राष्ट्रपति थे। इसलिए वो नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति एक तरीके का उदार रवैया भी रखते हैं। हालांकि वो नरेंद्र मोदी को यह सुझाव देते हैं कि एक राष्ट्रपति के रूप में उन्हें संसद में ज़्यादा समय देना चाहिए, अपने विरोधियों से संवाद करना चाहिए। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर एक राष्ट्रपति वर्तमान प्रधानमंत्री को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं, एक राष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति पद छोड़कर जा रहे हैं। इस लिहाज से मैं कहूँगा कि प्रणब मुखर्जी की यह पुस्तक पढ़ने योग्य है इन सभी पहलुओं को देखते हुए। और अगर हम 2012 से 2017 के बीच के इतिहास को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो उस लिहाज से भी यह पुस्तक पढ़ने योग्य है। और मैं यह कहूँगा कि राजनीति विज्ञान के या इतिहास के विद्यार्थियों को इस तरह की पुस्तकों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे उस समय में सक्रिय रहे एक व्यक्ति के द्वारा उसके नज़रिए से ही सही पर घटनाओं का एक वर्णन मिलता है, और यह वर्णन हमें एक नई तरह की अंतर्दृष्टि, एक नए तरह के इंसाइट्स देता है। तो मैं परख के इस अंक में प्रणब मुखर्जी की इस पुस्तक पर अपनी चर्चा को यहीं विराम दूंगा। अगले भाग में जब भी हम मिलेंगे तो किसी पुस्तक पर या किसी अन्य राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।